अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एडवोकेट मोहम्मद खलील अहमद, प्रेसिडेंट मुस्लिम सेवा संघ, आपसे मुखातिब हूँ। और हमने उन्वान यही रखा कि मुस्लिम सेवा संघ वर्सेस हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी। तो पहले मैं आपको मुस्लिम सेवा संघ का अपडेट बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक असरी वेबसाइट बनाना शुरू किया है और हमारे इंजीनियर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं और साथ में हम भी उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। और इस वक्त वेबसाइट लाइव है, लेकिन और कुछ चीज़ें इनकॉर्पोरेट करना है और बैंक अकाउंट को लिंक करना है। उसके बाद इंशाअल्लाह मुसलमानों के लिए वेबसाइट खोल दिया जाएगा। अब बात मुस्लिम सेवा संघ से हटकर उसके मुखालिफिन के ताल्लुक़ से बात करना अब हम यहाँ मुनासिब समझ रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद की छोटी जमात के सदर असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम सेवा संघ की कारकर्दगी से इतना खौफज़दा हो गए हैं और मुस्लिम सेवा संघ के सदर जो मैं हूँ इल्ज़ामात और बहताने लगाते जा रहे हैं। अफसोस के एक मुसलमान को ये ज़ेब नहीं देता। और मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैंने जो मुस्लिम सेवा संघ का फाउंडेशन कायम किया है, उसका मकसद सिर्फ मुसलमानों को पसमानदगी से दूर करना और तरक्की की राह पर ले जाना। ये तरक्की, माशी तरक्की, तालीमी तरक्की और समाजी तरक्की, ये तीनों चीज़ों को हमने जहन में रखा, क्योंकि आज़ादी के बाद मुसलमानों की हालत इस कदर पसमानदा हो गई कि पसमानदा तबक़ात से भी कमतर हो गया और हुकूमत मुसलमानों के ताल्लुक़ से मुसलसिल लापरवाह हैं, क्योंकि मुसलमानों की क़ियादत ऐसे लोगों के हाथ में है जो खुद गर्ज़ हैं और जो गरीब लोग थे, जिनके पास रहने को मकान नहीं था और सफ़र के लिए गाड़ी नहीं थी। तो ये लोग ये 60 साल के अरसे में माल बनाते रह गए और औक़ाफ़ की जायदादें बेचना इनका शुगल रहा और फिर सूद पर कारोबार करना, गरीब मुसलमानों की जो जायदादें हैं उसको लूटना और मुसलमानों को डराना, यही काम इन्होंने अब तक अंजाम दिया। इससे पहले की जो तंजीम थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसके आखिरी सदर कासिम रज़वी रज़ाकार थे, तो उन्होंने जो सरफिरा काम किया था उसका ये नतीजा था कि मरकज़ी हुकूमत को हैदराबाद के ख़िलाफ़ पुलिस एक्शन करना पड़ा। और पुलिस एक्शन के ताल्लुक़ से अगर बताने बैठे तो कई घंटों का वक्त दरकार होता है, लेकिन उस वक़्त भी सियासत चली और उस वक़्त भी ग्रुपबंदियाँ हुए। और जिस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने गोलकुंडे के नवाब के ज़रिए क़ायम कराया था, जिनका नाम था महमूद नवाज़ जंग, फिर बाद में बहादुर यार जंग दूसरे सदर बने और उनकी नागानी मौत के बाद कासिम रज़वी को सदारत से नवाजा गया। तो कासिम रज़वी का बदबख्ताना दौर तारीख़ का एक सियाह दौर के तौर पर हम सब जानते हैं। फिर इसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से फिर जमात कायम हुई और ये जमात मुसलमानों को धोखा देने में, हैदराबाद के गरीब मुसलमानों का इस्तेहसाल करने में, औक़ाफ़ की जायदादों को फ़रोख्त करने में, और हाई कोर्ट ने खुद मरहूम सालार को लैंड ग्राबर से नवाजा। तो ऐसे लोगों के ज़बान से हम जैसे साफ दामन लोगों के बारे में इल्ज़ाम सुनते हैं तो हमारे दिल में दर्द होता है। तो मैं बताऊंगी, इनकी चोटी पर एक क्लिप बनाया गया था
और बिल्कुल उसमें तीरंदाजियाँ की गई थी, क़ियासाराइयाँ की गई थी, और जैसा कि बहुत बड़ा कबूतर पकड़ कर लाए ये लोग। हम जो मुस्लिम सेवा संघ चला रहे हैं वो बिल्कुल खुलेआम है, और ये तंजीम रजिस्टर्ड तंजीम है। और हम जिस वक्त मेंबरशिप का ऑफ़र चला रहे थे ऑफलाइन पर, तो यर्रागड्डे की ऑफिस पर जमे गफ़ीर जमा हो गई थी, और फिर मेरे अकबर बाग के रेजिडेंस कम एडवोकेट ऑफिस पर भी जमे गफ़ीर जमा हो गई थी, जिसको काबू करना मुश्किल था। और फिर दीगर दो हमारे जो पॉइंट्स थे लंगर हाउस में और शाहीन नगर वगैरह में, तो वहाँ पर भी जमा हो गया था मजमुआ। तो हमारी इस शोहरत से एकदम इनकी जो टोली है वो टोली परेशान हो गई, और असदुद्दीन ओवैसी जो इस टोली के सरबराह हैं, उन्होंने ख़ास तौर पर हिदायत दी इनके एमएलए को, इनके शो टीवी के मुताबिक, कि बलाला साहब आप जाइए, जाके खलील अहमद के मकान पर तरक्की कीजिए। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी दस्तूर हिंद की दलाइल देते हैं, और सिर्फ ये दस्तूर हिंद इनके लिए ही बनाया गया है ये समझते हैं, और दस्तूर पे 1% भी इनका यकीन नहीं है। इनका जिस्म हिंदुस्तान में है, रूह कहीं और है। ये फिजिकली प्रेजेंस है इनका, मेंटली ये कहीं और हैं, जहाँ पर मुसलमानों की दहशतगर्द हुकूमतें फायज हैं। तो मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि ये साहब एकदम सदमे का शिकार हो गए, और हैबत से इनके एमएलए जो हैं मलकपेट के, उनको हिदायत दी, आप सब जानते हैं। और इनकी हिदायत के बाद एक और हिदायत इनके एक बेहुदा कारपोरेटर जो मनाजुद्दीन के नाम से हम जानते हैं, जो लैंड ग्राबर है, और फिर इसकी तारीख़ के अगर किस्से सुनेंगे स्टैनली स्कूल के और अकबर बाग चौरस्ते के, तो मुसलमान शर्म से अपनी मुंडी ग्रेबान में छुपा लेंगे। तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है, खाली स्टैनली स्कूल के क्या वाक़यात थे और फिर उसके बाद में क्या अंजाम हुआ था एक 15 साल पहले, ये कारपोरेटर की ज़िंदगी में क्या चीज़ें हुई, आप खुद तहक़ीक़ करके मालूम कर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इनका एक टोला हमारे ऑफिस कम रेसिडेंस पर दाखिल होने के लिए कोशिश की, लेकिन 3rd फ्लोर तक पहुंच नहीं सके, और ना कोई हमारा नुकसान कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। आमतौर पर ये टोला जब भी हमला करता है तो गरीब मुसलमानों को मारता है, आप सुनते हैं। तो ये वो टोला है जो कासिम रज़वी से पहले, पुलिस एक्शन से पहले, गैर मुस्लिमों पर इस्तेमाल करता था, और गैर मुस्लिमों का क़त्ल करता था, गैर मुस्लिम औरतों की इस्मत रेज़ी करता था, और डाका जनी करता था। लेकिन वो जो वायरस रज़ाकार का था, सरदार पटेल ने जो एंटी वायरस यूज़ किया, उसमें पूरा वायरस फॉर्मेट नहीं हुआ, और फिर वायरस हैदराबाद में पनप गया, और आहिस्ता 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 अब ये वायरस मुल्क में भी फैलना शुरू कर दिया। तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि इनको एकदम घबराहट हो गई मुस्लिम सेवा संघ के सदर से, जो मैं खुद हूँ, एडवोकेट मोहम्मद खलील अहमद, और ये साहब अपने नाम के आगे बैरिस्टर लिखते, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, बड़ी बात। और ये साहब अदालत की बेंच पर नहीं जा सकते, मुसलमानों का मामला लेकर कभी हम नहीं देखे, ना तो बाबरी मस्जिद की बेंच पर गए, ना किसी और बेंच पर गए, ना मुस्लिम पर्सनल लॉ की बेंच पर गए, ना ट्रिपल तलाक का केस की जब गए। खाली चाराने की, 4 कौड़ी की जो रिपोर्टर्स रहती हैं लिपस्टिक लगाकर टीवी पर बैठती हैं, उनके साथ ठट्टा मजाक करते हुए चारमीनार के पुड़ियाँ छोड़ते बैठते। अगर इनके पास अगर जरीजी में सलाहियत है तो एक मरतबा में मुझसे मनाजरा करके देख लें, तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे हम, और क़ानून की बात करेंगे, सियासत की बात करेंगे, तरक्की की बात करेंगे,
और किन से क्या गलतियां हुई हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन ये साहब क्या करते हैं कि टीवी पर चार मस्खरों के साथ बैठ जाते हैं जिनको ज़री सी भी नॉलेज नहीं है, ना तो उसको रज़ाकारों के बारे में इल्म है, ना वो वायरस के बारे में कोई इल्म है। और ये चार आने की जो 4 टके की 4 कौड़ी की जो ख़वातीन लिपस्टिक लगाकर चीख चीख कर वो नेशनल मीडिया से पुकारती हैं, उनके साथ ठट्टा मजाक करते हुए बैठ जाते हैं और मुंडी नीचे लगा के आंख बंद करके बात करते हैं, ऐसा ऐसा मिट 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 पाशा है। अब मैं क्या बोलूं कि मुसलमान जब चुनते हैं तो उनकी इज्जत करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी कौम इतनी नादान है और ऐसे शकीली लोगों को चुनती है, तो जाहिर सी बात है कि हम कौम को बदनाम करना नहीं चाहते, क्योंकि उनका इंतखाब है। जज्बात में बह जाते, तालीम की कमी है। तो ये मिट मिट पाशा हमेशा शकीली के ख्वाब देखते हैं। तो इनको एक ख्वाब नज़र आया कि मुस्लिम सेवा संघ के सदर बहुत ही मजबूत शख्सियत के हामिल हैं और माहिर क़ानून है, अगर मुकाबला हो गया तो चित हो जाएंगे। इसलिए मुकाबला होने से पहले ही मिट मिट पाशा अपने चेले गुर्गों को बोले कि खलील अहमद का हलक दबा दिया जाए। खलील अहमद कोई छुड़ी का बच्चा है नहीं। अगर आप कासिम रजवी की चाल चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मौत होती है, आज हमारी मौत होती, कल तुम्हारी मौत होती। वो तो अल्टीमेट है, डेथ इज़ अल्टीमेट है। आप कोई 1000 साल फिरौन के जैसा बोरिया लेकर नहीं आए असदुद्दीन ओवैसी साहब, ज़रा संभल के। तो अब इनके पास एक चोर टीवी है और वो जो टीवी टावर के पास ठहर कर सिगरेट पीता, वो इनका न्यूज़ रीडर है। सिगरेट पीता और खंबा उठाता, गुड़म्बा वाला इनका न्यूज़ रीडर। और इनका चोर टीवी का ओनर जो है वो सूदखोर हरामी है वो। फिर अब ये हरामियों के ज़बान पे सच्चाई कहाँ से आएंगी? ये इल्ज़ामात लगाते जाते, बराबर लगाते, और ये आज से नहीं हो रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमतें लगाई गई थी, बोहतान लगाए गए थे, नबी पर हमले हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूनखार कर दिया गया, दंदान मुबारक को शहीद कर दिया गया। तो हम क्या हस्ती हैं? तो आज नहीं तो कल इनकी औलाद ठीक निकलेंगी इंशाअल्लाह। जब मुसीबतें का सामना करना पड़ेगा तो फिर हो सकता औलादें सही निकलेंगी। तो बताना ये है कि चोर टीवी में सूदखोरी का बाशिंदा जो है वो गुमराह कुन बयानात और बदजुबानी से लोगों को मुखातिब कराता है, बदतमीज़ी से। और अब इनका प्रॉब्लम यह है कि मुस्लिम सेवा संघ जिस ज़ोर से अपना काम शुरू किया और साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि मुस्लिम सेवा संघ नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैंने खुद ऐलान कर दिया। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो फिर एक मरतबा लंदन जाओ, लंदन के बजाय अमेरिका जाओ, जाके हमारे बैलास हैं वो वहाँ पे भी एक्सेस होते हैं इंटरनेट पे। आप जाकर www.muslimsevasangh.in क्लिक कर लो, सो पूरा मवाद आ जाता, ठीक है ना। अगर आपको ब्रिटिश की इंग्लिश पूरी नहीं सीखे तो अमेरिकन इंग्लिश में आप समझ कर आ सकते हैं। एक मरतबा फिर कॉलेज जाइए, फिर वहाँ से अटार्नी बनकर आइए और फिर अदालतों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कीजिए, तो हम आपको शाबाशी देंगे। तो अब रही बात इनकी कि ये किस तरह बदनाम करते हैं। ये हम पर बहुत बड़े बोहतान लगाए, आरएसएस एजेंट, बीजेपी एजेंट और करोड़ों रुपए लूटे। अरे बदखल 15 दिन का अरसा हुआ हमारा और 100 रुपये मेंबरशिप फ़ीस हमने जो हुकूमत से मंजूरी ली वही ले रहे थे। और बाज़ मरतबा गरीब ख़वातीन जो आती हैं तो उनको हमारे जेब से दे रहे थे।
और बहुत मुमकिन है हम 900 या 800 एप्लीकेशन जमा कर रहे हैं, अभी ऑर्डरिंग हो रही है। तो अब 100 रुपये का हिसाब अगर करते हैं तो करोड़ों रुपए कहाँ से होते हैं। ज़रा बदखल जो कैलकुलेशंस करा है ये मैं बताता हूँ। ये बदखल जो है इन हैंड का बदखल, इसका नाम खालिद एम रज़ा बताते हैं। और ये चोटीवी का छोटा बेटा है, चोटीवी का छोटा बेटा है। और मैं समझता हूँ इसको 1000 रुपये दे दिए होंगे मुर्शद, इनके मिटमिट मुर्शद। तो लिखता है मुस्लिम सेवा संघ डूइंग फ्रॉड इन कनेक्शन विथ आरएसएस। बेटा आरएसएस वालों को क्या जरूरत है रे मुस्लिम सेवा संघ बना के फ्रॉड कमिट कराने की? थोड़ी तो भी अकल इस्तेमाल करना था तू लिखने से पहले। इसमें शक नहीं, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट आरएसएस का मेंबर होगा, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट बीजेपी का मेंबर होगा, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट कांग्रेस का भी मेंबर था, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट तेलुगु देशम में भी था, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट बीजेपी में भी था उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट सीपीआईएम में भी था, मुस्लिम सेवा संघ का प्रेसिडेंट स्टूडेंट लाइफ में पीडीएसयू से था। और ये मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट की पर्सनल मैटर है पाशा। और ये फाउंडेशन जो है वो नॉन पॉलिटिकल है और नॉन प्रॉफिटेबल है। थोड़ा सा जहन इग्नाइट करते हैं आप तो समझ में आती बात है कि मुस्लिम सेवा संघ में कांग्रेस वालों को भी मेंबरशिप दिए हम, बीजेपी वालों को भी मेंबरशिप दिए हम, ये जो आम आदमी पार्टी के हैं उनको भी दिए हम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की औरतों को भी मेंबरशिप दिए। और तुम्हारा जो टोला भेजे थे ना औरत गैंग का, उसमें से थोड़ी औरत गैंग है भी मेंबरशिप हासिल करी। तो अब फ्रॉड की क्या बात है? ये बेटा लिखता बदतमीज़ कि सीक्रेट काम कर रहे थे। अरे खुला ऐसे हम कर रहे हैं काम, लाइव दे रहे हैं और पूरे फोटोज़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहे हैं और फेसबुक पे आ रहा लाइव, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, लाइव प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। तो अरे हौले खालिद एम रज़ा, तेरे को अंग्रेज़ी लिखने आती रे तेरे को? मेरे पास ट्यूशन ले बेटा जर्नलिज्म का, मैं फ्रीलांसर राइटर हूँ और कई बुक्स लिखा मैं, तो तू आ जा मेरे पास, ट्यूशन देता हूँ। तू लिखता है कि लोगों को गुमराह करने मुस्लिम सेवा संघ प्रेसिडेंट खलील अहमद यूज्ड टू ट्रैप इनोसेंट मुस्लिम वुमन। अरे पागल, हम क्यों ट्रैप करेंगे रे? किसी को बुलाए नहीं हम तो इतना ही बोले कि भाई हमारा मुस्लिम सेवा संघ मेंबरशिप ऑफर कर रहा है और मेंबर्स के लिए फ्री हाउसिंग की कार्रवाई हम करेंगे मुस्लिम सेवा संघ के तहत। और कोई गवर्नमेंट की स्कीम को हम नहीं बताए किसी से और ना किसी से एक पैसा लिए, फ्री रेजिडेंशियल होम। अब तेरे को समझ में नहीं आई तो फिर मैं तेरे को हैदराबाद की ज़बान में बोलूँ। बेटा जिस वक़्त पुलिस एक्शन हुआ था उस वक़्त तेलंगाना में 1,36,000 एकड़ ज़मीन औकाफ की मौजूद थी। तेरा मुर्शद और उनके पप्पा जो मर गए बाबरी मस्जिद का सौदा करके, उन्होंने लैंड ग्रैबिंग करके तकरीबन आधी ज़मीन खा गए वक्फ की। समझ में आ गया? तो अब चीफ मिनिस्टर केसीआर बताए फ्लोर हाउस में कि वक्फ की ज़मीन 57,000 एकड़ है, तो बकिया ज़मीन कहाँ गई मुन्ना? क्या आसमान खा गया अरे, या ज़मीन खा गई, या तेरा सदर का बाप खा गया? कौन खा गए? क्योंकि मेरे को भी अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि तू ज़बान अच्छी इस्तेमाल नहीं करा और तेरा चोटी वाला भी ज़बान अच्छी इस्तेमाल नहीं करा। मैं एक मौजूद एडवोकेट हूँ, मोतबर हूँ और समाज में नाम रखता हूँ, गैर मुस्लिमों में इज़्ज़त है, मुसलमानों में इज़्ज़त है। और मैंने जो तालीम हासिल की है कॉन्वेंट में भी हासिल की है, देवल में भी मंदिर में भी हासिल की है, और मैं दारुल उलूम का भी फारिग हूँ। समझे मुन्ना? हमारे पप्पा लंदन की डिग्री नहीं दिलाए लंदन बना के, समझ गए होंगे तुम। हम लंदन नहीं है,
यहीं उस्मानिया में पढ़े और फिर डिग्री कोर्स नलगुंडे के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और हनुमान टेम्पल में भी पढ़े, फिर दारुल उलूम में भी पढ़े और बड़े बड़े उलमा की सोबत में रहे, जिसमें मौलाना शरीफुल हसन तिरमिज़ी साहब थे, मौलाना अजीज़ुद्दीन थे, मौलाना शरीफुल हसन तिरमिज़ी मेरे वालिद की भी उस्ताद और जमीयत उलमा के बानियों में से हैं। बेटा तुम कभी देखे भी नहीं होंगे ऐसे बुजुर्ग शख्सियतों को, पप्पा के गोद में भी नहीं बैठते थे तुम उस वक़्त। तो अब तुमको क्या खुजली हुई हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको खामखा के तुम जगा दिए। हमारा मकसद यही था कि औक़ाफ़ की ज़मीनों को लीज़ पर लेकर, जो क़ानूनी हक़ है लीज़ पर लेना, गरीब मुसलमानों के मकानात बनाकर उनको मुफ्त आबाद करना, क्योंकि स्लम में पड़े हुए हैं, तुम्हारा वोट बैंक बना हुआ है वहाँ पे, एक एक कमरे में 12-12 लोग रह रहे हैं और फिर शेखों से शादियाँ हो रहे बच्चियों के और बहुत सारे मामले हो रहे हैं। सर झुक जाना चाहिए मुंडी शर्म से, बजाय उसके तुम ऐसे छोटे गली के राइटर को पकड़ के लिखाते हैं कि इनोसेंट वुमन को ट्रैप करे। ट्रैप क्या को करते रहे वो लोग खुद आते। अब देख वेबसाइट खोल दिया, मैं इनाग्रेशन कर देता हूँ, उसके बाद देख ले तो मेंबरशिप कितनी हो रही देख ले। ट्रैप करने की क्या बात है। मैं ऐलान करता हूँ मुस्लिम सेवा संघ के सदर की हैसियत से कि मेरे 2 लाख वॉलंटियर्स हैदराबाद में मौजूद हैं और जब भी इंसाफ की लड़ाई होगी तो मैं इनको सड़कों पर लाऊंगा। समझ में आ गई होंगी मुन्ना। तो अब बोलना यह है कि अब लिखता है ये जो है ये बेहुदा, इन गूज ऑफ प्रोवाइडिंग 2 बेडरूम हॉल किचन हाउसेस। हम तो कभी बोले ही नहीं कि 2 बेडरूम किचन हॉल, रेसिडेंशियल हाउस बोले मुन्ना। और ही केप्ट ऑन एनरोलिंग पूर मुस्लिम सेवा संघ कलेक्टेड ह्यूज मनी। अरे ह्यूज बोलते रे हौले, ह्यूज बोले तो क्या इतनी रे, कितनी बेटा 100 रुपये ह्यूज होते रे। ह्यूज क्या है, अगर बड़ी रकम है तो उसको क्या बोलते तेरे को मालूम नहीं, अंग्रेजी में ह्यूज बोल दिया। ह्यूज गार्बेज है इन योर माइंड, यू हैव ह्यूज गार्बेज। ओके, तो ऐसा करे। प्रेसिडेंट एमएसएस इज नाउ एक्सपोज्ड। अरे पागल, एक्सपोज्ड कैसा होते रे। वो खुद प्रेसिडेंट लाइव प्रोग्राम में बोल रहा है कि हम ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं गरीबों के लिए और गरीब खुश आ रहे हैं और गरीब मुतमईन होकर जा रहे थे, तो तुम उंगली करके गरीबों के हक को मार दिए। वजह क्या है बताऊं मैं, कि तुम्हारा सदर बखिया ज़मीन को बेचना चाह रहा हो वक्त की, आइंदा नस्ल के वास्ते रख लिए रिजर्व। अब तो बाबा बेटे खा लिए। 57,000 एकड़ बच गई 1,37,000 में से, तो ये चले गई पेट के नीचे गड़े में और महल बन गया। किराए के घर थे, महल में आ गए, लग्जरी कारों में बैठ के फिर रहे हैं। कौन किसका एजेंट है बताता हूँ मैं, ज़रा ठहरो, आप संभल के सुनो, आंखा मिट मिट मार के सुनते जाओ। तो लालू प्रसाद यादव पे ईडी लगती, जेल में बंद कर देते और बहुत सारे लोगों को जेल में बंद करते, करुणानिधि को बंद करते और कई नामवर लीडरों को बंद करते जेल में, यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बंद करते ईडी में। असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं जेल में। और असदुद्दीन ओवैसी की दौलत जो दारुसलाम में है और फिर ज़ाती दौलत बाहर भी है, स्विस बैंकों में है शायद, और लंदन में भी कुछ जमा हुई है शायद, और फिर शिकागो वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट चल रहा है शायद। तो ये फसल जो काटी जा रही है, इस पर मोदी हुकूमत क्यों अंकुश नहीं लगा रही, एक सवाल है। तो हम तो ओपनली बीजेपी के मेंबर हैं, तुम क्या है, तुम पीछे के दरवाजे से प्रधानमंत्री के पिछवाड़े जाके खड़े थे, खड़े के अन्ना
हमको ये स्कीम दो, वो स्कीम दो, हमको प्रोटेक्शन दो, हम तुम जैसा बोले वैसा करते। हम जाके वोट काट देते यूपी में, हम जाके बिहार में वोट काटते। कभी दिमाग इस्तेमाल करें आप। 14% मुसलमान, 86% गैर मुस्लिमों पे कैसा हुकूमत करते रहे पाशा, बोलो। ये दिमाग की बात है, कैलकुलेशन। तो आप जाके क्या कर रहे हैं वहाँ, एक हैदराबाद में 7 सीटों से बढ़ के नहीं, अब तो बलकपेट की पक्की सीट छूटने वाली है आपके हाथ से। और मैं खुद लड़ने वाला हूँ इलेक्शन, देख लेंगे फिर इंशाल्लाह आवाम किसके साथ आती क्या है, देख लेंगे। तो आप बीजेपी से खुफिया पैकेट करें, कहे को सामने खुला खुला हाथ मिला लो ना, कौम का भी फायदा होता। सुन्नत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करे मदीना, तो पहले क्या करे मालूम है पाशा? पहले यहूदियों से माहदा करे, फिर कबायलियों से माहदा करे, गैर मुस्लिमों से माहदा करे, दोस्ती करे, उसके बाद ही फ़तेह मक्का हुआ। और जो इस्लाम आज उरूज पर पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिशमंदी का नतीजा था, प्यार मोहब्बत का नतीजा था। तुम क्या कर रहे हैं, नफरत बांट रहे हैं और फिर पीछे से जाकर प्यार कर रहे हैं, हल्लू हल्लू, चुपके चुपके। तो तुम्हारे क्या चांसेस है यूपी में जो जा रहे हैं तुम जीतने के? तुम सिर्फ वोट कटवा बनकर जा रहे हैं और हैदराबाद तबाह कर दिए और दिल्ली में हुकूमत के ख्वाब देख रहे हैं। तो हमको उससे लेना देना नहीं है। आप ख्वाब देख सकते हैं शेख चिल्ली के, शेख चिल्ली भी देखता था, तुम भी देखते। तुम 15 बाटल खून दिए थे शेख चिल्ली की तरह। वो बात बाद में मालूम करे तो ये मालूम हुई कि वो ख्वाब था, और ख्वाब में चिल्ला रहे थे कि आप ये बाटल टूट रहा, वो बाटल ले लो, ये बाटल ले लो। तो आपका जो साथ में था वो उठा के बोला क्या देख रहे हैं? बोले तो मैं खून दे रहा हूँ बच्चों को। बोले आप, तो वो ख्वाब आके आप बोले अल्लाह गवाह है मैं 15 बाटल खून दिया। तुम्हारे पास 15 बाटल खून है जिसम में। कैसा मैं को बना रहे हैं? ऐसा झूठ बोले तो इसको बोलते ट्रैप में डालना, वरगलाना, कौम को गुमराह करना। ऐसा ओपन में कौम की खिदमत करता हूं बोल के मेरे ऐसा अगर बोले तो उसको ट्रैप नहीं बोलते। तो अब आपको क्या परेशानी हो गई कि खलील अहमद ने जो स्कीम शुरू की है, फ्री रेसिडेंशियल हाउसेस फॉर पुअर मुस्लिम्स, तो वो कोई जादू का फार्मूला नहीं है। वो यही फार्मूला है कि अगर कोई ज़मींदार ज़मीन देता है आतिये में, तो वो ज़मीन पर मकानात बनाकर गरीब मुसलमानों को बसाना, और साथ में जो औकाफ की ज़मीनें हैं उसको लीज पर लेकर मुसलमानों की कॉलोनियाँ बसाना, गरीब मुसलमानों के, और फिर उनको रोज़गार के लिए छोटी सनतें क़ायम करना, तालीमी इदारे क़ायम करना, और फिर मेडिकल के लिए मेडिकल सेंटर्स क़ायम करना, हेल्थ सेंटर्स, और साथ में छोटी इंडस्ट्रीज़ लगाकर ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना। ये चीज़ें सब किस तरह गैर इस्लामी हुई पाशा? और मुस्लिम सेवा संघ का सदर सूद का दुश्मन, और हम सूद के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं, और हम बिना सूदी खर्चे फराहम करने की बात कर रहे हैं। अगर हम दीन से हटे हुए हैं तो हम शरीयत इस्लामी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मुस्लिम सेवा संघ में कह को रखते? पाशा, मिट पाशा, कभी गौर करें। आप सूद में डूब जा रहे हैं। आपका दारुसलाम बैंक सूद के घट्टे बनाते 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 क़ियामत के दिन दोज़ख के गड्ढे में अंगार के महला बनाएगा, जहां आपको जाकर रहना पड़ेगा। सूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हराम करार दे दिए, और बता दिए कि जो भी सूदी है, सूद का कारोबार करने वाला या सूद खाने वाला या देने वाला, अपनी माँ से जिना करने के बराबर है। तो पाशा, आप शरीयत को अपनी ज़िंदगी में अमल कर रहे हैं, या नहीं तो फिर ये सूदी कारोबार करके आप गैर शरई मामलात करके
लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये उम्मत तय करेगी। और मैं बहैसियत मुस्लिम सेवा संघ के सदर की मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि गरीब मुसलमानों को बिना सूदी खर्चे फराहम करूँगा इंशाअल्लाह, और एक इस्लामिक कोऑपरेटिव बैंक क़ायम करने की कोशिश करूँगा और क़ायम करूँगा। अल्लाह ताला अगर इस्तिताअत देता है तो वो बैंक गैर सूदी कर्जे फराहम करेगी और नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर काम करेगी। क्या पाशा तुम ये सिस्टम लागू कर सकते दारुसलाम में? करो, हम तुम्हारे साथ ठहर जाते। अगर तुम सूद के कारोबार छोड़ दो तो खलील अहमद पहले दारुसलाम की गेट में ठहरेगा आपकी शाबाशी देने के लिए। आप गरीब मुसलमानों का खून चूसना बंद कर दो। ये जो सूदी कारोबार है, 15% सूद, 18% सूद, 12% सूद, सोना तड़ी मार रहे हैं और लोगों का डुबा दे रहे हैं पैसे नहीं देने की सूरत में। लोग रो के बता रहे हैं 60,000 के 1,60,000 कर दे रहे हैं जुर्मानों से। तो ये कारोबार आपका कोशिश इस्लाम में जायज़ है क्या? शरीयत इस बात की इजाज़त देती क्या? असदुद्दीन ओवैसी को क्या अलग से लाइसेंस आया था क्या इनके पास? तो ये कौम सोचेंगी। और हम मुस्लिम सेवा संघ सूदी कारोबार के कट्टर मुखालिफ हैं और हम सूद को मुसलमान समाज से मिटाकर रहने का अहद करे हैं। तो आप में हम में ये फ़र्क है। तो आप बोलते हैं आरएसएस की आइडियालॉजी फैला रहे हैं, बीजेपी की आइडियालॉजी फैला रहे हैं। बेटा बीजेपी की गवर्नमेंट है, फ़ैल मुंह होती बीजेपी वालों से। तो मेरी कौम की रिप्रेजेंटेशन करने के वजह से अगर मैं बीजेपी में रहा तो तुम्हारा क्या जा रहा? क्या छुपके हूँ क्या मैं? छुपा हुआ हूँ क्या मैं? तुम छुपे हुए पीछे के दरवाजे से आते बीजेपी के पास, आके दस्तक लगा के बोलते कि मेरे को ईडी नहीं होना, मेरे को बीडी नहीं होना, मेरा हिसाब किताब नहीं पूछना, मेरे को जेल में नहीं डालना। आप जहाँ बोले मैं वहाँ इलेक्शन लड़ता हूँ और मैं नफरत फैलाता हूँ और मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता हूँ मैं, और पोलराइजेशन करके आप लोग जीत जाओ बोल के आप करते। ये आपका हिडन एजेंडा है। तो बताओ कि हम कहाँ पर गैर इस्लामी हरकत करे? यहाँ लिखता है बेहुदा मुन्ना, द RSS is against the minorities, particularly Muslims, and keeps making money to run the group through different angles. One such angle to make money has been exposed when MSS President Khalil Ahmad was caught red-handed. अरे बेहुदे, रेड हैंडेड कैसा पकड़े जाते रे? खुले ओपन कर रहे हैं हम, और फेसबुक पे कई वीडियोस आ रहे हैं, लाइव प्रोग्राम्स आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं हमारी एक्टिविटी के। तो रेड हैंड कौन पकड़ा रहे? किसी की हिम्मत होती रे हमारे पास तक आने की, रेड हैंड पकड़ने की? एकदम बगैर नोटिस के आ गए। और 3 नहाते आदमियाँ, एक मैं हूँ, मेरा बेटा है जो अभी 18 साल से कम उम्र का है, और एक दामाद, तीनों पे 50 आदमियों का टोला लेके हमला करते औरत गैंग के साथ। वो कोसी मर्दानगी है। और चोरी से मार के भाग जाते, बाजार में लोगों को कत्ल कर देते। कासिम रजी के ऐसा संभल के रहो। फिर एक मरतबा ऑपरेशन पोलो 2 हो जाता अगर बेहुदा हरकत करे तो आपके वायरस पूरा फॉर्मेट होता। आपका जो वायरस है ना वो पूरा फॉर्मेटिश होता। ये मोदी का ज़माना है। तो आप बोलते हैं कि बीजेपी RSS मुसलमानों से नफरत कहीं को करती, तुम चुप के उंगली कर ले रहे हो उससे जाके। उसको रोज़ाना गाली देते आप, मोहन भागवत बोल के पुकारते आप। क्यों पुकारते? मुसलमानों की हमदर्दी लूटने के वास्ते। आपको क्या काम है? आप क्या मोहन भागवत के बराबर के लीडर हैं? आप मोहन भागवत को 80 करोड़ आवाम की तायद हासिल है। आप हैदराबाद के 7 MLA से बढ़ के कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके पोलराइज करके एक आध MLA की सीट मार के लोगों को धोखा दे के आप सिकंदराबाद नहीं जा सकते। अंबरपेट में जीत के बताओ पाशा, मैं आता हूँ, फिर वहाँ पे तुम मैं दोनों लड़ लेंगे MLA का इलेक्शन, देख लेंगे फिर कौन जीतता। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गैर इस्लामी है। और अगर ये बयान असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज दे रहा हूँ मैं,
अगर ये बयान या चोर टीवी पर जो बनी क्लिप मक्का मस्जिद में चलकर तुम्हारे बाबा कसम खाए देना कुरान हाथ में लेके दाएं हाथ में, वैसा तुम भी खाओ कि ये सही है, ये खलील अहमद ऐसा लोगों को धोखा दिया बोल के आप ये क्लिप सही है बोल के कसम खा लो, मैं बंद कर देता हूँ मेरी एक्टिविटी। या नहीं तो मैं कसम खा लेता हूँ, आप आओ कि ये पूरी क्लिप झूठी है और मुझ पर बोहतान लगाए हैं और मैं कौम का हमदर्द हूँ, मैं कसम खाता हूँ, फिर तुम सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। तो मैं आपको बताऊँ कि ऐसे छोचले कामा होते हैं। और आपको फिर एक मरतबा बताता हूँ कि इंशाअल्लाह जैसा ही हमारा वेबसाइट लॉन्च होगा तो मैं चैलेंज के साथ बताता हूँ कि 5 लाख करीब मुसलमानों को मैं मेंबर बनाऊँगा हैदराबाद में, और 1 मिलियन मुसलमानों को मैं तेलंगाना स्टेट में मेंबर बनाऊंगा एमएसएस का। और तुम देख लो, ना तो लाइन रहेगी, ना तो आपको रुकाने का मौका रहेगा, ना तो आपका हैकर कुछ कर सकेगा। हम वेल प्रोटेक्टेड सोफेस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर के साथ मुस्लिम सेवा संघ का वेबसाइट लाइव कर दिए हैं और पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद में पब्लिक के लिए खोल देंगे। और तुम रोज़ाना विज़िट करके सोने से पहले देख लो कि विजिटर्स की लाइन कितनी लगी उसमें और फिर कितने लोग मेंबरशिप हासिल करें, वो देख लो। और घबराओ मत, जमहूरियत है, तख्ता पलट होता ही है, आपका तख्ता पलट है। अब हम कौम को जगा रहे हैं, अब कौम की मर्जी, तुमको चुनना है चुनेंगी कौम या हमको चुनना है चुनेंगी, इसमें हम कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हम सूद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे मुस्लिम सेवा संघ वाले, हम वक्फ की ज़मीनों को हासिल करेंगे और वक्फ बोर्ड की तश्कील के लिए, इलेक्टोरल कॉलेज के क़याम के लिए एहतजाज करेंगे सड़कों पर, और फिर वक्फ के ज़मीन गरीबों के हवाले मकानात बनाकर करेंगे। और तुम क्या करना है वो बता दो, ये बग़ैर ये चोर टीवी पे क्लिप बना के उन ऐसा करा इन ऐसा करा, उसका कुछ भी हमारा कुछ नहीं उखड़ता, समझे ना आप, कुछ नहीं उखड़ता। आवाम जानती है आप किस दर्जे के हैं, आप किस तरह सूद को हज़म करते, आप किस तरह लोगों के माल को हज़म करते, आप किस तरह बीजेपी आरएसएस से मिले हुए हैं, आपका हिडन एजेंडा क्या है, यहूदियत किस तरह आप पर गालिब आई है, और आप कितने दर्जे के बैरिस्टर है सबको मालूम है। कभी एक ट्रायल लेके देख लो हमारे साथ, एक केस में, छोटे केस में, सिविल केस में, मालूम होता फिर तुम कितने दर्जे के हैं, हम कितने दर्जे के हैं। रिंग में देखेंगे, अखाड़े में लड़े तो मालूम होता पाशा, पिट 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 बोल के वो 4 औरतों के साथ बैठ के मिटमिटाते हुए, वो हिंदी के पुटियाँ जो है वो किसी काम के नहीं थे, ट्रैफिक बढ़ाने के वास्ते रख लिए, वो टीवी वाले पैसे कमाने के वास्ते, उनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहती, उनके सामने आप बोल दे रहे हैं। और जो आपके साथ डिबेट करने आते वो बेहूदे रहते हो, उनको थोड़ी सी भी अक्ल सलीम नहीं रहती, वो चीखते चिल्लाने में आधा वक्त गुजर जाता, आप मिटमिटाने में आधा वक्त अप्पर डिपर चलाते हैं आप। पहले सीधा गौर से देखो, अप्पर डिपर बंद करो, अप्पर डिपर बंद कर दो, बंद करके सीरियस हो जाओ। और मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि ईमान की हरारत ख़त्म हो जाती सूदी कारोबार करने वालों की, तो आप सूदी कारोबार बंद कर दो और हलाल खाना खाओ, तो उसका असर 1 महीने के बाद होता खून में, और हरारत आती जैसा हमारे खून में हरारत है। मेरे वालिद मोहतरम मरहूम को एटी रामा राव ने बुलाकर शाल उड़ाई कि क्योंकि एक शरीफ और रुश्वत से पाक ऑफिसर थे, समझ में आया पाशा। और नलगुंडे में हरिजन्स के लिए जो कॉलोनीज बनाए हम सरकारी, 1500 रुपये में घर बनाए। मैं उस वक़्त बीकॉम पढ़ता था पाशा, कई मकानात आज भी बने हुए हैं, तो हमको तजुर्बा है पाशा कॉलोनी बनाने का। कॉलोनी बेचने का नहीं है, आप कॉलोनियाँ बेच देते हटा के लोगों को, तो ज़रा संभल के आप रहिए
और हुदूद में रहिए। ये मिट 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 तो वो रुकने की चीज़ नहीं है। आप मिट 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 करते रहते हैं, वो एंकर परेशान हो जाती है उन्हें, तो वो सही डिस्कशन नहीं होता। कभी हमको बुला लो डिस्कशन में तो तुम्हारा मिट मिट बंद हो जाता वहाँ पे, फिर जब हम सवालात करेंगे तो मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ, और हमारे तमाम मुस्लिम सेवा संघ के जो मेंबर्स हैं ऑफलाइन में बने हैं, उनको खुशखबरी है कि उनकी फ़ाइल हम आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर साथ में हम हाई कोर्ट में भी रुजू हो रहे हैं। आपको हम अपडेट देते रहेंगे और हम हमारा काम जारी रखेंगे। और अगर कोई दहशतगर्दी पर उतरता है, कत्ल खून पर, गुंडागर्दी पर उतरता है, तो उसको पहले तो अल्लाह ताला ने इसको नाबूद कर देंगे। फ़िरौन को उसी नहर में गर्काब कर दिया और मूसा को अल्लाह ताला ने बाहिफाजत निकाला। तो अगर फ़िरौनियत को अगर आप पकड़कर गुरूर से चलेंगे तो उसका हम जिम्मेदार नहीं हैं। और आप अपने इजदाद की हिस्ट्री देख लीजिए कि आपके इजदाद की माली हालत क्या थी और आप लोगों के पास आज क्या माली हालत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, उसके बाद अल्लाह के घर जाकर काबतुल्लाह में गिलाफ पकड़कर कसम खाकर बोलिए कि ये जो दौलत हमारे दारुसलाम में जमा हुई और हमारे जो महलात में हम जो रह रहे हैं वो पूरे के पूरे हलाल कमाई से है। इसमें ना तो वफ़ का गबन है, ना तो कौम गद्दारी करके कुछ कमाए हैं। ये ऐलान कर दो तो हम यकीन कर लेंगे। आपके पप्पा जैसा दाएं हाथ में कुरान उठाकर ऐलान कर रहे थे कि मैं बाबरी मस्जिद की शहादत में नहीं था, मस्जिद वहीं बनेगी। और फिर इनकाउंटर्स भी हुए थे नौजवान मुसलमान बच्चों के, उसकी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा कि वो क्या हालात थे सन 92 के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कौम समझेगी और हम जो काम कर रहे हैं वो दायरे इस्लाम में कर रहे हैं। और मौजूदा हुकूमत बीजेपी की है तो हमको हुकूमत के साथ चलना पड़ता और हुकूमत से मनवाना पड़ता। हम मुस्लिम सेवा संघ की तरफ से बहैसियत सदर मोदी जी की आंख में आंख डालकर सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसको अमल में लाएंगे और मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। और आरएसएस चीफ से हम मिलकर मुसलमानों की गुर्बत के बारे में बताएंगे और उनकी तरक्की के लिए इक़दामात के ताल्लुक़ से उनसे हम अपील करेंगे। अगर आपको तकलीफ़ है तो आप अपनी तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहो। ओवैसी साहब, हुकूमत जिसकी है वही मुसलमानों की मदद कर सकता, आप नहीं कर सकते। आज मैं बात ख़त्म करता हूँ, फिर एक बात करेंगे एक मौके पर।